बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए बी वेक्टर ए से बी तक पहुंचे और फिर बी से सी तक पहुंचे, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। एक तो ए से सी तक पहुंचने का ये रास्ता हो गया, और ए से सी तक पहुंचने का दूसरा रास्ता क्या हो गया कि डायरेक्टली आप ए से सी चले गए, तो वो ए सी वेक्टर लिखेंगे आप उसको, इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इधर लेकर आ सकते हैं। ये जो एसी वेक्टर है, एसी वेक्टर को इधर ले आओ, तो इधर ये पॉजिटिव का इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खुद लगाकर कैलकुलेट करा। ये सभी बच्चों को क्लियर है, ये बता दीजिए। हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद में जो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, अब जरा उनकी बात करते हैं। जैसे ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, इज इक्वल टू 0 है। तो क्योंकि मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो 0 वेक्टर लिख दो। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, उस पर लिखना जरूरी नहीं होता। नल वेक्टर के ऊपर वेक्टर साइन यानी कि एरो लगाना जरूरी नहीं होता। देखिएगा, अब मैं कहूंगा कि इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया है मुझे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये दे रखा है, इसको हम बोलेंगे कि ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर है। अगर मैं ए सी वेक्टर को पलटकर सी ए वेक्टर कर दूं, ठीक है, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर। क्योंकि मैं ए सी वेक्टर का मतलब है कि माय डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू सी, और अगर मैं उसको पलट रहा हूं तो मेरी डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, मेरी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ओरिजिनली मेरे पास बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये था, जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। और ये ए पार्ट जो है, ये तो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसको तो मुझे इससे कंपेयर करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये माइनस ए सी वेक्टर है, तो मैं इसको माइनस लिखा रहने दूं, और ए सी वेक्टर को पलटकर मैं माइनस सी ए वेक्टर लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसलिए मेरा ए पार्ट तो ट्रू हो गया। ये समझ में आ गया सबको, ए पार्ट? यस सर। ठीक है, आकाश बताइए, समझ गए ए पार्ट? सर एक बार बता दो ये। दोबारा बताता हूँ, आप ये देखिएगा कि ये तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। ट्रायंगल लॉ को हम शॉर्टकट तरीके से आसान भाषा में समझने के लिए ऐसा कह देते हैं कि हम एरोज को देखते हैं कि एरो कहां से कहां तक जा रहे हैं। तो एरो का मैंने देखा कि ए से बी तक जा रहा है एक एरो, और फिर एरो बी से सी तक जा रहा है। तो इसका मतलब मेरे को ए से सी तक पहुंचना है। तो ए से सी तक पहुंचने के लिए मैं बोलूंगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, क्योंकि एरो इसी तरफ ले जा रहा है मेरे को, ए से बी और बी से सी। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। फिर दूसरा मैंने देखा कि ए से सी तक पहुंचने का भी एक डायरेक्ट एरो बना हुआ है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये तो समझ में आ गया ना, हाँ सर। है ना? तो अब ये जो ए सी वेक्टर है, इस ए सी वेक्टर को इधर लेकर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस ए सी वेक्टर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब जो मेरे को ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ए ऑप्शन दिया है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा कि जो मैंने बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ से मैंने देखा माइनस ए सी वेक्टर, अगर माइनस ए सी वेक्टर को मैं सी ए वेक्टर लिखने लगूं तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। माइनस तो बाहर है ही, तो माइनस तो बाहर रहा। और ए सी वेक्टर को अगर मैं सी ए वेक्टर लिखूं तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ये हो गया, अभी समझ में आ गया? ठीक है सर। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम इसका बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी ऑप्शन बताइए, बी ऑप्शन ट्रू है या नहीं है? बी क्या दे रखा है, ए बी वेक्टर ट्रू है।
बिल्कुल सही, प्लस बीसी वेक्टर माइनस एसी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसको तो सीधा सीधा हम लिख देंगे, it is in accordance to इक्वेशन नंबर 1। ये तो इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ही है जो हमने ट्रायंगल लॉ निकाला, उसी के हिसाब से। ठीक है बेटा, 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज। चलिए, तो बी तो समझ में आ गया होगा। बी के बाद आप देखिएगा सी जो दे रखा है, सी में क्या है। सी पार्ट में देखिएगा, इन्होंने इसमें गिवन है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर ये वाला फॉल्स है। इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये वाला फॉल्स है, ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे तो ये ट्रू नहीं हो रहा है। ठीक, तो सी तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद डी वाला देखते हैं। डी वाला है ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर। सर मेरी बुक में बी और सी जो ऑप्शन है वो दोनों सेम दे रखे हैं, हाँ तो फिर कुछ गलत दे रखा होगा बेटा, बुक में गलत होगा फिर। इसलिए सर मैं कंफ्यूज हो गया था। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ मेरे में डी ऑप्शन क्या दे रखा है। मेरे में बी और सी तो ये है अलग अलग है, उसमें माइनस ए सी वेक्टर है, इसमें माइनस सी ए वेक्टर है, तो सी वाला फॉल्स हो गया। और डी दे रखा है ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब देखिएगा, जो इक्वेशन नंबर 1 हम देखें तो ए बी वेक्टर की जगह तो आप देखिए ए बी वेक्टर ही है, ये तो ठीक है। बीसी वेक्टर को अगर मैं पलट कर सीबी कर दूं तो माइनस साइन आ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, माइनस सीबी वेक्टर आ गया। इसी तरह से माइनस एसी वेक्टर को अगर मैं पलट दूं, सीए कर दूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस सीए वेक्टर। बेटा ये भी पूरी तरह से ट्रू है। इन्होंने ये पूछा कि इसमें फॉल्स कौन सा है, तो सी वाला इसमें फॉल्स है। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ सर। ओजस समझ गए? यस सर। ठीक है। यस। आकृति क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इसी का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है इफ a वेक्टर and b वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, a वेक्टर and b वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, then which of the following are incorrect। मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से इनकरेक्ट है, ये बताना है। ठीक है, चलिए जी। इसमें मेरे को 19th में a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है? मैं पैरेलल वेक्टर हूं, अलोंग द सेम लाइन हूं, या एक लाइन पर लाई करने वाले वेक्टर्स हूं, ठीक, या सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हूं। मैं उस सबके लिए एक ही कंडीशन बोलता हूं कि दोनों वेक्टर्स का रेशियो, दोनों वेक्टर्स जो हैं उनका जो क्या कहते हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम ऐसे बोल देते हैं कि जैसे इसमें ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, ये दो वेक्टर्स हैं, तो हम ये कह देंगे कि बिकॉज दे आर कोलिनियर, since they are collinear, therefore a vector upon b vector is equal to lambda। ये इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर ये किसी एक कांस्टेंट रेशियो यानी कि लैम्बडा के बराबर होंगे। तो अब मैंने क्या कहा कि बी वेक्टर को इधर मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। कंडीशन देखिएगा, इन्होंने दे रखा है टू कोलिनियर वेक्टर्स, तो ए पार्ट है बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर, वो भी ठीक है। चाहे ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर बोलो या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर बोलो, लैम्बडा एक कांस्टेंट है। लैम्बडा अगर मान लीजिए कि मैं ये कहूं इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 2, है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू 2, तो हम ये बोल देंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू 2b वेक्टर। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि लैम्बडा को मैं 1/2 मानकर चल रहा हूं, ठीक, तो ये हमारे पास 1/2 ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा,
कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, मतलब क्या है कि एक वेक्टर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो वो दूसरे वेक्टर के अगर इक्वल है तो वेक्टर्स हमारे कोलिनियर, पैरेलल, अलोंग द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, ये कहलाते हैं। ये कंडीशन होती है कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनमें से एक वेक्टर में कोई कांस्टेंट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो दूसरे वेक्टर के कोलिनियर, पैरेलल या अलोंग द सेम लाइन हम कह सकते हैं। तो जो ए ऑप्शन दे रखा है वो पूरी तरह से ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ये हमारा ट्रू है। फिर बी देखिए, बी जो दिया है इन्होंने, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ये भी ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि या तो इट इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, या तो ये हो जाएगा, और ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, या फिर ये हो जाएगा। दोनों ही केसेस में आप ये देखिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जब दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो इक्वल वेक्टर्स तो वैसे भी पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं, ठीक है। और माइनस बी आ गया तो क्या हुआ कि एक इस डायरेक्शन में है तो एक जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में भी हम दोनों को कोलिनियर या तब भी पैरेलल ही कोलिनियर देखकर चलते हैं। तो ये हमारे लिए ये भी ट्रू है। बताइए जी सभी को इतना क्लियर है दोनों पार्ट्स? Yes, sir. काजल सर समझ मेरी में आ बुक गया? में बी सी डी को, सर मेरी बुक में बी सी डी इनकरेक्ट दे रखा है। बी सी डी इनकरेक्ट दे रखा है, सर तीनों दे रखे हैं इनकरेक्ट हैं। पता नहीं, मैंने तो अभी देखा नहीं, मेरे हिसाब से ए और बी जो है ये तो पूरी तरह से ठीक है। फिर सी देखिए, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल, आर तो ये नॉट, होना चाहिए इनकरेक्ट। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। नहीं भाई नहीं, वो तो प्रोपोर्शनल होंगे। सर मेरी बुक में नॉट गिवन नहीं है। कौन सा? सी ऑप्शन में मेरी बुक में नॉट गिवन नहीं है, मतलब आर प्रोपोर्शनल ही गिवन है। आर प्रोपोर्शनल गिवन है, पता नहीं मेरे में दे रखा है आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो मेरे में भी नॉट प्रोपोर्शनल। तो नॉट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि ये फॉल्स है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और डी पार्ट देखिए, both the vectors a vector and b vector have same direction but different magnitudes, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होंगे तो कोलिनियर होंगे, ये ट्रू है। तो मेरे सर हिसाब आंसर से गलत सी दे रखा फॉल्स है है। मेरा पीछे। तो कोई नहीं, वो अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग एडिशंस में वो हो गया होगा, जो अलग अलग साल जो रिप्रिंट करते हैं ना तो उसमें इन्होंने अलग अलग दिया होगा। मेरे हिसाब से सी फॉल्स है 10.2 में। तो पता नहीं क्या कर रखा है, डी डी फॉल्स दे रखा है मेरी बुक में इन्होंने आंसर में। और मेरी में चलिए कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। आप लोगों को तो समझ में आ गया ना, हाँ सर। है ना? बस छोड़िए फिर इसको। अच्छा अब सर देखिए, एक बार ना फिफ्थ क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 5। 5? हाँ जी सर। अच्छा, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स of the vector with initial point 2 1 and terminal point -5, 7। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक। तो इसमें ना स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1, तो हम ये कहेंगे एक पॉइंट बोल दीजिए ए और एक पॉइंट बोल दीजिए बी, और ये ए से बी जा रहा है वेक्टर। इनिशियल पॉइंट इसका दे रखा है 2 1 और फाइनल पॉइंट
इनिशियल पॉइंट है 2,1 और फाइनल पॉइंट है -5,7। फाइनल पॉइंट है -5,7। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स बताइए आप। तो अब जब मेरे को ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है ना, तो ए बी वेक्टर देखिएगा ऐसे हो जाएगा -5 -2। बी वाले में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -5 -2 पाई कैप प्लस 7 -1 जे कैप। तो -5 -2 कितना हो गया, -7 आई कैप, और 7 -1 कितना हो गया, 6 जे कैप। ये ए बी वेक्टर हो गया। बताइए जी, इतना समझ में आ गया ए बी वेक्टर? यस सर। ठीक है, और अब आप ये देखिएगा कि इसमें इन्होंने पूछा है मेरे से कि आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स इसके बताने हैं। तो आप ये देखिए, जब स्केलर कंपोनेंट की बात होती है ना, तो आप बस ये बता देंगे -7,6। सर हाँ जी, सर अगर हम इसे के कैप की मतलब के कैप वाली टर्म ना लिखें तो मतलब मार्क्स। हाँ एक्चुअल में क्या है कि इस वाले में ये जो क्वेश्चन है, इस वाले में मुझे 2 डायमेंशन नहीं दे रखा है, मुझे एक्स वाई और एक्स वाई दे रखा है, जेड वाला नहीं दे रखा है। तो आप चाहें तो 0 के आप लिख दें, जबकि दे ही नहीं रखा है यहाँ पर, इस वजह से मैंने के वाला टर्म लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो गए इसके, -7 एंड 6, -7 एंड 6। और वेक्टर कंपोनेंट्स वो आपको दिखाई दे ही रहा है, -7 आई कैप और 6 जे कैप। बताओ बेटा, सभी को क्लियर है? बताइए, सबको क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. ठीक है, और बताइए, और इस चैप्टर में अभी इस वाली एक्सरसाइज में अभी कोई डाउट हो तो? नो सर। ठीक है, अगर आप में से किसी ने नहीं भी करा है, अभी कुछ क्वेश्चंस नहीं करे तो उसको आप कंप्लीट करिएगा, इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। ठीक है, और जो भी डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सर मेरे 8 नवंबर से प्री बोर्ड है फिर से। ठीक है, 8 नवंबर, ठीक है, 1 महीना है पूरा लगभग लगभग। तो सर तब तक कहाँ तक हो जाएगा मैथ्स में? ये वेक्टर अलजेब्रा तो कंप्लीट हो जाएगा 8 नवंबर तक। ठीक है, और उसके बाद 3D में मैं प्लेन का नहीं कह सकता, प्लेन पूरा हो पाएगा या नहीं, लेकिन हाँ लाइन वाला पोर्शन मैं करा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि जो फेस्टिवल्स वगैरह भी है वो भी 8 के बाद ही है, वो 8 के बाद ही है, तो टाइम रहेगा, हम कर लेंगे आराम से। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अब वेक्टर का जब प्रोडक्ट हम करते हैं ना, दो वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। आपको जैसे पता होगा कि जब मतलब छोटी क्लासेस में थे तो हम क्या करते थे कि दो टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते थे तो पहले हमने कांस्टेंट जो मतलब हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते थे ना, उनको हमने देखा ही नहीं था। बेटा 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ प्लीज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने दो तरीके के प्रोडक्ट देखे, तो जब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था तो हम सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखते थे, जैसे 2 3 6, 2 4 8, बस इतना देखते थे। फिर धीरे धीरे जब और बड़ी क्लासेस में आए तो हमने कहा कि कुछ ऐसी कांस्टेंट टर्म्स भी होती हैं, जैसे हमने कहा कि कुछ अल्फाबेटिकल कांस्टेंट्स हमने इंक्लूड कर दिए, जैसे एक्स और वाई। तो हम उसके लिए ऐसा करते थे कि जैसे नंबर्स होते थे तो मैं नंबर्स में सिर्फ ऐसे ही लिखता था, 2 × 3 = 6, ऐसे लिखते थे। फिर उसके बाद जब अल्फाबेटिकल कांस्टेंट्स है, जिनको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोलते हैं, तो उनके लिए हमने बोला x मल्टीप्लाई बाय y के लिए हम x क्रॉस y भी लिख सकते थे, और हम इसको क्या करने लगे, हम इसको xy लिख देते थे, x और y के बीच में एक छोटा सा डॉट लगा देते थे। ठीक है,
तो अब क्या है कि जब हम अलजेब्रा की टर्म्स में देखते हैं तो अलजेब्रा की टर्म्स में चाहे आप दो टर्म्स जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दो टर्म्स के बीच में चाहे आप डॉट लगाएं तो भी ठीक है, अगर दो टर्म्स के बीच में क्रॉस लगाएं तो भी ठीक है, ये अलजेब्रा के हिसाब से तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा में क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, तो ये जो क्रॉस साइन है, इस क्रॉस को तो हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए और डॉट को यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब डॉट प्रोडक्ट को मैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है इसको कि अगर मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट वेक्टर नहीं आता, रिजल्ट एक स्केलर आता है, मतलब जो रिजल्ट आता है उसकी कोई तो जो है डायरेक्शन नहीं होती। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? डॉट प्रोडक्ट, हम दो टर्म्स का, हम दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर आता है, यानी कि एक कांस्टेंट आता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जब मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, यानी कि बीच में मैं क्रॉस का साइन लगाऊं, तो तब जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है, मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन आती है, कोई डायरेक्शन होती है रिजल्ट की। मतलब आप ये देखिएगा, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो इतना समझते होंगे कि अगर मैं वर्क डन की बात करता हूँ तो वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो जब इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो वर्क डन आता है। कभी भी आपने वर्क डन के ऊपर वेक्टर साइन नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी होता ही नहीं है। वर्क डन की यूनिट सीधा सीधा जूल होती है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं स्केलर प्रोडक्ट कंटिन्यू करूंगा। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि मैं वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले बताऊंगा और वो आपको आसानी से आ जाएंगे समझ में, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चंस भी जो आते हैं मैथ्स में वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले ही आते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अब देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिएगा कि नोट करेंगे सभी बच्चे, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ the scalar or dot product of two vectors a vector and b vector is given as the scalar or dot product of two vectors a vector and b vector is given as, ये ऐसे होता है a vector dot b vector is equal to a b cos theta, a b cos theta। यहाँ पर a क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो a and b are magnitudes of a vector and b vector respectively। ठीक है, and theta is the angle between them। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो ए वेक्टर तो ये हो गया, एक तरह से ए वेक्टर इधर लिख लीजिए और बी वेक्टर इधर लिख लीजिए, और ये दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि साइंस वाला हर बच्चा इस फॉर्मूले को जानता है, और मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करूँ ऐसी कॉमर्स वालों की कोई जरूरत है नहीं। तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखें, इसके अलावा कुछ नहीं। ये स्केलर प्रोडक्ट है, बस इतना याद रखें कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप ये वाली कोई भी टर्म नहीं आएगी, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ही ये है कि जो प्रोडक्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप वाला कोई मतलब नहीं होगा, एक नॉर्मल नंबर आएगा वो आपके पास।
ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब इसकी ना कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके बाद इसका क्वेश्चंस देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मेरे यहाँ का इंटरनेट चेंज हुआ है, अगर किसी भी बच्चे को बीच में ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आज भी कोई बहुत अच्छा ही चल नहीं रहा है। ठीक है, बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देना। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, हम ये कहेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ रियल नंबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक रियल नंबर आता है, मतलब प्रॉपर एक नंबर आएगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। स्केलर का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, कोई भी नंबर 5 4 3 2 1 6 7 कुछ भी। ठीक है, तो स्केलर का मतलब सिर्फ एक नंबर होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये स्केलर बार बार मैं क्या यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आप ये देखिएगा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी cos theta is equal to 0. It implies that either a vector is equal to 0, a vector is equal to 0 vector, या तो a vector 0 vector होगा, और b vector is equal to 0 vector, और cos theta is equal to 0। हम ये कहेंगे a vector डॉट b vector is equal to 0। 0 के ऊपर मैंने वेक्टर का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर आएगा, तो नंबर के ऊपर कभी भी मैं एरो का साइन नहीं लगाता, वो वेक्टर के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी cos थीटा, तो आइदर ए विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर, भाई ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो या तो मेरा ए वेक्टर ही 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 वेक्टर के बराबर ही आता है। दूसरा, या फिर मेरा जो बी वेक्टर है वही 0 वेक्टर के बराबर है। ठीक है, अच्छा, और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर to be non-zero vectors, cos theta is equal to 0। इसका मतलब cos theta is equal to cos theta 0 कब होता है, जब हमारा थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। मेरी बात सबको समझ में आ गई? थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगा, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तभी तो cos थीटा 0 होगा, और cos थीटा 0 होने का मतलब क्या है, सॉरी, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगा तभी तो हमारा cos थीटा 0 होगा, तो इसका मतलब थीटा का पाई बाई 2 होने का मतलब क्या है कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि कभी भी मुझे ये दे रखा हो कि आप ये बताइए कि दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप क्या प्रूव करेंगे, आप ये प्रूव कर देंगे कि cos थीटा 0 हो रहा है, बस आप ये प्रूव कर दीजिए। अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो क्वेश्चन हो गया आपका वही सॉल्व। बताइए, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। नैना क्लियर है? यस सर। मुस्कान, क्या बताया वो रिपीट कर देना। मुस्कान क्लियर है? सर अभी आपने लास्ट में क्या बताया था वो रिपीट कर देना। ये वाला हाँ सर। अभी बता रहा हूँ।
देखिए हमने ये कहा कि अगर या तो ए वेक्टर 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, बी वेक्टर 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स है, मतलब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 नहीं है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 सिर्फ तभी होता है जब cos थीटा 0 हो जाए। और cos थीटा 0 होने का मतलब क्या है? cos थीटा 0 कब होता है? when cos is π/2। जब cos ठीक का है सर, ठीक। π/2 निकालेंगे तब वो 0 होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/2। और हाँ थीटा सर, क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। समझ गए? ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है, कृतिका और आराध्या क्लियर है? हाँ सर। ठीक है जी। इसके बाद अगला देखते हैं, अगली इनकी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर है इफ थर्ड प्रॉपर्टी, if theta is equal to 0, if theta is equal to 0, then a vector dot b vector is equal to a b cos 0, a b cos 0। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a b आ गया, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है। और इस केस में हम क्या बोलते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स होंगे तो अगर उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब दोनों के दोनों ओवरलैपिंग वेक्टर्स हैं, ये बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है ना, ये थीटा बनेगा ही नहीं, दोनों के बीच में एंगल कुछ है ही नहीं, तो दोनों अलोंग द सेम लाइन है। तो जब दोनों के दोनों अलोंग द सेम लाइन होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। और जनरली ऐसा कब होता है? जब हम एक वेक्टर का उसी के साथ में जब हम एक वेक्टर का उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि अगर दो वेक्टर लेंगे तो दो वेक्टर्स में कहीं ना कुछ तो गैप होगा, कहीं ना कुछ तो उनके बीच में एंगल होगा। तो जब एंगल दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, एंगल 0 है, तो ये उस केस में भी लिया जाता है जब हम कहते हैं कि हमने एक वेक्टर का उस वेक्टर के साथ ही हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया है। तो हम ये कहेंगे कि if a vector dot a vector is to be calculated तो ये क्या हो जाएगा? a vector dot a vector is equal to a multiplied by a cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री तो 1 होता है, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी किसी वेक्टर का खुद ही के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सबको क्लियर है? तीसरा पॉइंट बताइए। यस सर। ठीक है, ओजस क्लियर है? सर। ठीक है जी। यस सर, क्लियर। ओके ओके। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में मैं ये बोलता हूँ कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पाई है, if theta is equal to pi, then a vector dot b vector is equal to ab cos pi। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab और cos pi की वैल्यू होती है -1। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। एक चीज तो ये हो गई, जैसे ऊपर भी हमने देखा था। अब यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि इफ इन दिस केस a वेक्टर dot a vector is to be if a vector dot a vector is to be calculated, then अगर इस केस में a वेक्टर डॉट a वेक्टर कैलकुलेट करना है तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a cos pi क्या होता है? -1, तो ये हो जाएगा -a स्क्वायर।
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, चले आगे, क्लियर इतना? हाँ सर। सर हाँ जी बताइए। सर ए वेक्टर और ए वेक्टर में 180 डिग्री कैसे बना? दोबारा बोलो, थोड़ी आवाज आई नहीं मेरे को। सर मतलब ये तो सेम ही वेक्टर है ना, तो ये तो कोइंसाइड ही करेगा, तो इसमें 180 डिग्री कैसे बना दिया? 180 डिग्री ऐसे हो गया बेटा कि अगर मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर की मैंने एक डायरेक्शन तो मैंने इस तरफ ले लिया और दूसरा जो मैंने वेक्टर है वो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। तो हमने ये बोला है कि एक वेक्टर जो है, मतलब आप सीधे सीधे ये देखो कि वेक्टर्स जो हैं वो हमारा इस तरीके से हो गया। मैं इधर करके दिखा रहा हूँ इस तरफ। जैसे ये है ना, एक वेक्टर तो ये है, ये वेक्टर, ठीक है। अब दिमाग में तुम्हारे ये सवाल आ रहा होगा कि जब एक वेक्टर है और उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है, जब एक वेक्टर की बात कर रहे हैं और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इधर ही, और मैं ए वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसको डायरेक्शन दूसरा कैसे ले सकता हूँ? वो हमने ऐसे करा कि ये ए वेक्टर है ना, तो दूसरा वाला वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर ऑटोमेटिकली माइनस ए वेक्टर हो गया। ये अपने आप ही माइनस ए वेक्टर हो गया और दोनों के बीच में एंगल बन गया अपने आप पाई। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर जब मुझे माइनस दे रखा है ना, माइनस ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसका ए वेक्टर का माइनस ए वेक्टर के साथ में जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, तो चाहे ए वेक्टर हो चाहे माइनस ए वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि मैग्नीट्यूड उसका पहले वाले वेक्टर का और दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, a इंटू ए, और एंगल दोनों के बीच में क्या है, cos फाई, तो इस वजह से वो माइनस ए स्क्वायर हो गया। समझ गए? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए ये इसकी चार प्रॉपर्टीज हो गई, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा। पांचवे में क्या है, हमने ये देखा कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, ये हम लेते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप। तो अगर आई कैप डॉट आई कैप हो इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप हो इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, तीनों ही तो इक्वल होंगे। तो जब भी किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो आई कैप का आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालना। आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली जे कैप, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 स्क्वायर, वो भी 1 हो जाएगा। के कैप का के कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल मेरे पास आ गया रिजल्ट इसका 1। ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया, ये क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए, बीच दोबारा में। बताता हूँ, देखो आई कैप ये क्या हो गया, आई कैप डॉट आई कैप, ये हो गया हमारे पास 1। ऐसा क्यों? क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप मतलब वेक्टर का खुद ही के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। और आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, बस इसी वजह से 1। इसी तरह से जे कैप और जे कैप ये दोनों भी तो यूनिट वेक्टर हैं, ये वाई की डायरेक्शन में है, कोई बात नहीं, मेरा डॉट प्रोडक्ट तो डायरेक्शन लेस होता है, डॉट प्रोडक्ट में तो स्केलर आता है रिजल्ट उसका, इसीलिए मैं उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलता हूँ। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, ऐसे इसका भी देखेंगे तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, तो ये हमारा 1 के इक्वल होता है। यस सर। बताइए क्लियर है? ओके। ठीक है, मयंक बताओ, समझ में आ गया इतना?
हाँ जी सर आ गया। ठीक है काजल, क्लियर है? चलिए ठीक, तीन तो ये चीज हो गई। उसके बाद इसी में एक प्रॉपर्टी ये है कि आई कैप डॉट जे कैप is equal to j cap dot k cap is equal to k cap dot I cap, ये जीरो के इक्वल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि I cap जो है वो यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में? I cap यूनिट वेक्टर है x की डायरेक्शन में और j cap किसकी डायरेक्शन में है? यूनिट वेक्टर y की डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना? दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं आई कैप है x एक्सिस की डायरेक्शन में, j कैप है y एक्सिस की डायरेक्शन में, और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। सिमिलरली j कैप है y एक्सिस की डायरेक्शन में, k कैप है z एक्सिस की डायरेक्शन में, और y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में एंगल अगेन 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? j कैप का मैग्नीट्यूड 1, k कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 into 1 cos 90 डिग्री। तो जब भी कभी दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, दो वेक्टर्स के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इस वजह से ये तीनों, चाहे i इंटू जे हो, चाहे j इंटू के हो, चाहे k इंटू आई हो, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। तो याद रख, ये तो समझाया आपको, याद रखने के लिए सीधा सीधा याद रखिए कि सेम सेम यूनिट वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। मतलब i इंटू आई, j इंटू जे, k इंटू के, वो तो होगा 1, i इंटू जे, j इंटू के, k इंटू आई, मतलब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्ट आएगा 0। बताइए सभी को क्लियर है? आगे चलूं? यस सर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा Yes. फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। और इसके बाद में जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो क्या होगी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर dot a vector. A vector dot b vector is equal to b vector dot a vector. That is dot product is commutative. Dot product is commutative. ये हो गया। इसके बाद में एक फंडा और बताना है आपको कि एक टर्म आती है प्रोजेक्शन। वो प्रोजेक्शन भी देखिएगा, समझ जाएंगे आप, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोजेक्शन of projection of a vector on b vector, projection of a vector on b vector, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन करना, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ऊपर डाल देना। प्रोजेक्ट करना मतलब उसके ऊपर डाल देना। तो एक वेक्टर को अगर मैं दूसरे वेक्टर के ऊपर डाल देता हूं तो किस तरीके से करेंगे उसको देखिएगा। देखो जी, ये कॉमर्स वाले बच्चे एक बार समझें, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका फॉर्मूला सीधे सीधे याद रख लो। आपसे कोई भी डीप में डिटेल में नहीं पूछने वाला। और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। देखिए, जब भी मेरे पास दो वेक्टर्स होते हैं तो उन दो वेक्टर्स के बीच में कोई ना कोई एंगल तो जरूर होता है। मैंने ये कहा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो हमने ये कहा कि ये मान लीजिए नीचे यहाँ पर ऐसे बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर, और ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और दोनों के बीच में है एंगल थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि ए वेक्टर को बी वेक्टर पर डाल देना है मुझे, तो डालने के लिए हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए cos थीटा। बताइए जी, ये हो जाएगा ए cos थीटा,
ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसको सीधा सीधा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर लिख दो, या सिंपली बी लिख दीजिए, एक ही बात है। सिंपली बी लिख दीजिए, एक ही बात है। तो आप बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा ही तो है इसका प्रोजेक्शन। भाई अगर ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर के अलोंग कैलकुलेट करना चाहूँ, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ क्या निकाल रहा है, क्या बना रहा है, एंगल थीटा। ठीक है, तो इसके अलोंग इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो कहते हैं इसको, ए कॉस थीटा। बताइए क्लियर है, साइंस वालों को क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ सर। ठीक है ना। तो जो एंगल जिसके साथ बनता है उसके साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, तो ए कॉस थीटा हो गया ये। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले से भी यही आ रहा है, ये फॉर्मूला है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी कर दो। अगर उल्टा करना है तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, अगर मान लीजिए ये निकालना है, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ऑन ए वेक्टर ना, तो यहाँ पर अपॉन में ए आ जाएगा, बस ये करना है। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है सारी प्रॉपर्टीज, संजना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, कृतिका क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है जी। अब जरा एक काम करते हैं, अब आप इसमें हाँ जी इसके क्वेश्चंस पर आ जाइए। तो एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, पेज नंबर 444, एग्जांपल नंबर 13। पेज नंबर 444, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर with magnitudes 1 and 2 respectively and when a vector dot b vector is equal to 1। तो देखो इन्होंने पूछा है कि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है मुझे। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू गिवन वेक्टर्स, ये मेरे को दो वेक्टर्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 1, और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, यानी कि बी की वैल्यू दे रखी है 2। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 2, और दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो ए कितना है 1, बी कितना है 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो थीटा कितना हो गया बता दो। अरे थीटा कितना हो गया फिर, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है सबकी तरफ। सर पाई बाय नहीं 3। सर, थीटा पाई बाय 2। बस cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2, तो 1/2 कहां पर आता है भाई 60 डिग्री पर, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बोल दो, या पाई बाय 3। बताइए समझ गए सभी बच्चे? पाई बाय। हाँ सर। ठीक है, चलो जी एग्जांपल नंबर यस सर। 14 देखते हैं। एग्जांपल 14 देखिएगा, 14 में है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू,
आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 1 के कैप डॉट 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये हो गया। तो जब ये दो वेक्टर्स मेरे को इस तरह से ना अलग अलग कंपोनेंट्स की टर्म्स में दे रखे हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, तो आप ये देखो, जब मैं 1 आई कैप को 1 आई कैप में मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैप डॉट आई कैप ये तो हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 आई कैप डॉट 1 आई कैप। सिर्फ इस क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, आगे किसी क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। 1 आई कैप इंटू माइनस 1 जे कैप, तो माइनस 1 आई कैप डॉट 1 जे कैप, फिर 1 आई कैप इंटू 1 के कैप, तो प्लस 1 आई कैप डॉट 1 के कैप प्लस 1। अब इसको मैंने तीनों से मल्टीप्लाई करा, अब इसको तीनों से मल्टीप्लाई, तो 1 जे कैप डॉट 1 आई कैप, फिर 1 जे कैप डॉट माइनस 1 जे कैप, है ना। तो माइनस 1 जे कैप इंटू ये प्लस का 1 जे हो गया और ये माइनस का 1 जे, तो प्लस माइनस माइनस 1 जे कैप इंटू 1 जे कैप। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का 1 जे कैप डॉट 1 के कैप। ठीक, तो जे कैप वाला टर्म तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब के कैप वाले को करो, तो माइनस माइनस वो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 के कैप डॉट 1 आई कैप, फिर माइनस 1 के माइनस 1 जे, माइनस 1 के कैप डॉट माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, सीधा प्लस लगाओ, माइनस 1 के माइनस 1 जे यानी कि प्लस का 1 जे 1 के कैप इंटू 1 जे कैप। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो माइनस 1 के कैप डॉट 1 के कैप। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, यहाँ आई कैप डॉट जे कैप है, जीरो हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप है, जीरो हो जाएगा, यहाँ जे कैप डॉट आई कैप, मतलब जहां भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाता है। तो मेरे काम की सिर्फ 3 टर्म्स है यहाँ पर, जहां पर आई कैप डॉट आई कैप हो रहा है, क्योंकि वो हो जाता है 1। तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो गया, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप हो जाता है 1, और माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1। फिर इसी तरह से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, फिर के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट हो गया माइनस 1। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट आया माइनस 1। ठीक है, और इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें इन्होंने आगे हमसे पूछा क्या है, ये बोल रहे हैं फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। तो मुझे इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को निकाल लिया, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और निकालेंगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका आई वाले का कंपोनेंट क्या है 1 का स्क्वायर, जे वाले का कंपोनेंट क्या है अगेन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और के का कंपोनेंट क्या है माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये हो गया अंडर रूट 3। इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी का मैग्नीट्यूड क्या 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये भी हो गया हमारा रूट 3। ए आ गया, बी आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। अब थीटा तो बड़े आराम से निकल जाएगा, देखो कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया -1। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी क्रॉस थीटा इज इक्वल टू -1। ए और बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू भी √3, बी की वैल्यू भी √3। √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/3। तो थीटा कैसे निकलेगा? cos इनवर्स -1/3। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब Yes. एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ तो इस क्वेश्चन में मैंने इतना आपको पूरा एक्सपैंड करके बताया, हर क्वेश्चन में इतना लंबा नहीं करना आपको। जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बस एक चीज का ध्यान रखो, सीधा सीधा करिए, बिल्कुल शॉर्ट में। सिर्फ आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करो और तीनों को ऐड कर दो, बस। ये पहला क्वेश्चन था जब दो कंपोनेंट्स दे रखे हैं वेक्टर के, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है वेक्टर, तो जब उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया। हर एक क्वेश्चन में आपको भी कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आई वाले को आई वाले में, जे वाले को जे वाले में, के वाले को के वाले में मल्टीप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बस इतना ही करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा, इन्होंने बोला है एग्जांपल नंबर 15 देखो कि if a vector is equal to this, b vector is equal to this, then show that the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector are perpendicular। एग्जांपल नंबर 15 है। तो a वेक्टर दे रखा है मुझे 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। b वेक्टर दे रखा है हमको i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो मुझे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, एक तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर और एक a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो पहले तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लो। 5i माइनस j माइनस 3k प्लस i प्लस 3j माइनस 5k। 5i प्लस i कितना हो जाएगा? 6i माइनस j प्लस 3j कितना हो जाएगा? प्लस का 2j माइनस 3k माइनस 5k कितना हो जाएगा? माइनस 8k कैप। इसी तरीके से a वेक्टर माइनस b वेक्टर 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो 5i माइनस i कितना हो जाएगा? 4i माइनस j माइनस 3j ये कितना हो जाएगा? माइनस 4j माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3 सॉरी प्लस 5 माइनस 3 प्लस का 2k कैप। ठीक है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर आ गया और a वेक्टर माइनस b वेक्टर आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट देखो, ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया, ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट मैं निकाल सकता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, जो वैल्यू आए उसका अंडर रूट। a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। बताइए, छोड़ दो इसको, कर लेंगे अपने आप क्वेश्चन को। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करिएगा और मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ 10.3 में आप 10 क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, बस इतना करिए, आगे का मैं करा दूंगा। अगर आप पूरा करना चाहें तो पूरा करिएगा, शुरुआत के 10 क्वेश्चन करिएगा, जो डाउट्स आए वो बताना। अगली क्लास में इसके डाउट्स लेकर और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा। होमवर्क है एक्सरसाइज 10.2, जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो कंप्लीट करें। तो इसको 10.2 को जो भी डाउट्स हो वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, कितने भी डाउट्स हो पूछ लेना। ठीक है, और 10.3 में एक्सरसाइज 10.3 में आपको क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो पूछ लेना फिर से, ठीक है? इतना आपको करना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। चलिए ठीक है, ओके थैंक सर, यू सर, बाय बाय। सर। चलिए ठीक, ओके थैंक सर यू 1 से सर। 11 आ रहे चैप्टर पेपर में। ओके है बेटा, क्या बोल रहे हो मैं?